माँ रोज मुझे चाचा के कमरे में सुला देती। मैं इनकार करती तो 100 का नोट पकड़ाकर मेरा मुंह बंद कर देती और मैं भी पकड़कर चुप कर जाती और शर्म के मारे मुंह पर कपड़ा डालकर लेटी रहती। लेकिन एक रात माँ ने बेचैन होते हुए 500 का नोट मेरे हाथ पर रखा और मुझे चाचा के कमरे में सोने को कहा। उस रात मेरे तो होश ही उड़ गए। कभी कभी किस्मत बड़े अजीब अंदाज में हमें सामने आती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कसूरवार कौन है। हमारे अपने ही हमारे सामने इतने चेहरों में आते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि उनका असली चेहरा कौन सा है। अगर हमें उनकी असली चेहरे के बारे में मालूम हो भी जाए तो हमें खामोशी से लबों को सिलना पड़ता है, क्योंकि हमारा उनसे ऐसा गहरा रिश्ता होता है कि उनका राज फाश करके हमें कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। कभी कभी दिल चाहता है कि उन पापी और दोगले लोगों से हर रिश्ता तोड़ दिया जाए, मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास उनके सिवा कोई और रिश्ता भी नहीं होता। सितम की बात यह है कि इस जमाने में किसी रिश्ते के बगैर जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी कुछ ऐसे ही दोगले, पापी और मतलबी रिश्तों के बीच में फंस गई थी कि अगर मैं उनसे दूर जाती तो भी मुसीबत और अगर पास रहती तो भी शायद मेरी ही जान को खतरा रहता। मेरा नाम प्रिया है और मैं लखनऊ के एक छोटे से इलाके से संबंध रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरा इलाका छोटा ही दिखाया है। मैं एक मिडिल क्लास घराने में संबंध रखती हूँ। मेरे बाप एक मजदूर था जिसको दिहाड़ी मिल जाए तो कुछ पैसे आ जाते, वरना उनको माँ के ताने ही सुनने पड़ते थे। इस महंगाई के कड़े दौर में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। इसी वजह से मेरे माँ बाप के बीच हमेशा ही अनबन चलती रहती। वो जरा सी बात पर लड़ते झगड़ते और एक दूसरे पर चिल्लाते रहते। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता, मगर मैं कुछ ये नहीं कर सकती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि हम खामोशी से वैसे ही शांत जिंदगी गुजारें जैसे मेरे चाचा के घर वाले रहते थे। वो दोनों आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे और उनको मैंने कभी भी लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा। मैं जब भी उनके घर जाती तो मेरे चाचा ही नहीं बल्कि मेरी चाची भी मुझसे काफ़ी प्यार और मोहब्बत से पेश आती। अक्सर तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता था कि जैसे मेरी माँ से ज़्यादा मोहब्बत तो मुझे मेरी चाची करती थी। मेरी माँ मेरी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि वो तो हर दूसरे दिन भागकर अपने मायके चली जाती थी और जब भी वापस आती तो उसका रवैया पहले से भी ज़्यादा बड़ा हुआ। वह बजाय उसके इस बात का एहसास करती कि बाबा काम के थके हारे आते हैं तो उसकी सेवा करें। बेचारे तो सारा दिन काम ढूंढने के लिए सड़क के किनारे धूप, सर्दी, गर्मी हर मौसम में बैठे रहते हैं और अगर काम मिल जाए तो गधे की तरह सारा दिन काम करते रहते हैं। मैं स्कूल जाती तो अक्सर देखती थी कि कितने बच्चों के बाप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए होते हैं और मेरा दिल रोता रहता, क्योंकि मेरे बाबा तो कई कई दिन कपड़े ही नहीं बदलते थे और माँ भी उनके कपड़े नहीं धोती थी। मुझे कभी कभी बाबा पर बहुत तरस आता, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो मैं सोचा करती थी कि जब पढ़ लिख लूँगी तो कोई बहुत अच्छी सी नौकरी करूँगी और अपने बाबा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाया करूँगी। अक्सर मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने बाबा के कपड़े खुद ही धो दूँ, मगर मुझे माँ ऐसे नहीं करने देती थी, बल्कि अगर मैं बाबा का ख्याल रखने की कोशिश भी करती तो माँ का गुस्सा आसमान को छूने लगता। मुझे माँ का व्यवहार बहुत ही बुरा लगता। एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वो कहीं बाहर जाने वाले थे। अभी तो उनके कपड़े बिल्कुल साफ थे, मगर चाची जिद कर रही थी कि वो दूसरे धुले हुए कपड़े पहनकर ही बाहर जाए। मेरा ये देख कर के दिल बहुत खुश हुआ था। उस वक्त मुझे अपने बाबा का ख्याल आया तो मेरा दिल टूट गया। मैं घर आई और माँ से कहा कि तुम बाबा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। कभी चाची की तरफ देखा है? वो चाचा का कितना ख्याल रखती है। माँ ये सुनकर गुस्सा हो गई और मुझे बातें सुनाने लगी। कहने लगी, कभी देखा है तुम्हारे चाचा कितने पैसे कमाते हैं? उनके घर पैसों की रेल लगी हुई है, तभी तुम्हारी चाची उसका इतना ख्याल रखती है। अगर उसे भी मेरी तरह मुट्ठी दबाकर खर्च करना पड़े तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो कैसे उसका ख्याल रखती है। उनके झगड़े की आवाज़ भी हमारे घर तक पहुँचे। फिर माँ जाने कितनी देर तक मुझे बातें सुनाती रही, तो मेरा दिल ये देखकर बहुत बुरा हो गया और मैं उस दिन बहुत देर तक रोती रही।
और जब बाबा घर आए तो मैंने उनसे कहा कि वो क्यों माँ की बातें बर्दाश्त करते हैं, उनको क्यों नहीं बताते कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो कोई पैसा छुपाते तो नहीं है। तो बाबा ने कहा वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो मजबूर है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो माँ और ज़्यादा बोलेगी और ये मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। मैं भी बस खामोशी से सिर हिलाकर रह गई, क्योंकि बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक दिन बाबा घर से हमारे बीच से उठकर अपने कदमों पर चलकर काम के लिए गए, लेकिन वो वापस अपने कदमों पर नहीं बल्कि कुछ अजनबियों के कंधे पर आए थे। मैं ये देखकर सपने में चली गई और जैसे हम पर आसमान टूट गया था। हमें उस वक्त एहसास हुआ कि बाप का होना क्या होता है। यूं ही बाबा की मृत्यु हो गई और हमारी ज़िंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। मैं सारा दिन रोती रहती कि बाबा ने एक भी सुख का दिन नहीं देखा था। माँ के सारे झगड़े जैसे बाबा के साथ ही चले गए थे। वो अब किसी से भी झगड़ती नहीं थी। हम पर दूसरी मुसीबत उस वक्त आई जब हमारे मालिक मकान में आकर कहा कि घर खाली कर दे या किराया दे। हमारे पास उस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो उसको किराया कहाँ से देते। माँ ने उसे कुछ दिन की मोहलत मांगी, जो उसने बहुत ही मिन्नतों के बाद तरस खाकर दे दी। माँ को उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किराया का इंतज़ाम कहाँ से करे। वो मामा जी के पास भी गई थी, किराए का इंतज़ाम कर दे, मगर उन्होंने अपनी मजबूरी के रोने रो दिए कि हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है, बल्कि फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो मायूस होकर घर वापस आ गई। उस रात चाचा और चाची हमारे घर आए तो माँ ने रोते हुए कहा कि अब हमारे सर से छत भी छीन ली जाएगी। चाची बहुत ही दयालु थी, उन्होंने वादा किया कि वो किराया देंगे। मुझे उस वक्त चाची बहुत ही अच्छी लगी। चाचा ने उसी महीने का किराया दिया और उन्होंने राशन भी घर में डलवा दिया। ये महीना हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा, लेकिन महीना ख़त्म होते ही पुराने मसले फिर से शुरू हो गए। फिर से चाचा आए तो हमारे फिर से वही मसले थे। जब हमारी सारी ज़िंदगी चलनी थी, माँ ने चाचा से कहा कि मैं अभी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कोई नौकरी वगैरह कर लूँ, आप इस मसले का कोई हल निकाल दें। आप मेरे भाई जैसे हैं, तो आपके अलावा मैं किसके पास जाऊं। मैं माँ के इस रूप पर हैरान हो रही थी और चाचा के जाने के बाद वो उनको ही बुरा भला कहती रहती। खैर, उस दिन चाचा काफ़ी परेशान घर गए, मगर हमें तसल्ली दी कि वो जल्दी किसी हाल के साथ दोबारा हमारे घर आएंगे। और यूं ही कई दिन गुजर गए। माँ उनको कोसती रहती कि वो बहाना बनाकर जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुके हैं और दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि माँ को लगता था कि ऐसे इस मुश्किल वक्त में उनके सगे भाई उनका साथ छोड़ गए हैं तो यकीन है चाचा और चाची भी छोड़ जाएंगे। मैं भी काफ़ी हद तक यही सोच रही थी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में किसी की जिम्मेदारी उठाना बहुत ही दिल गुर्दे का काम था। मैं भी मायूस हो चुकी थी और यूं ही कुछ दिन बाद चाचा और चाची आ गए। उनको अचानक यूं देखकर माँ को यकीन नहीं आया, जबकि मैं भी काफ़ी खुश थी। चाचा ने बताया कि वो और चाची फैसला कर चुके हैं कि हर महीना अगर वो हमें राशन भी देते हैं और घर का किराया भी देते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि आप हमारे घर शिफ्ट हो जाएं। आप अगर चाहेंगे तो अपना खाना पीना अलग कर लीजिए। मगर माँ इस बात का मशवरा करने के लिए अपने भाई के पास चली गई। जब वो वापस आई तो उनका यही फैसला था कि वो चाचा के घर ही शिफ्ट होने के लिए तैयार है, और मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई। कुछ ही दिन बाद हम रोते हुए चाचा के घर चले गए। बाबा की याद वहीं पर रह गई और हम लोग आगे बढ़ने लगे। मैंने एक बात नोट की थी कि माँ खामखा चाची जी से बैर खाने लगी। मुझे ये माँ की बात बहुत ही बुरी लगी। मैं चाहती थी कि माँ उनका एहसान माने कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमें अपने घर में जगह दी है। माँ की साजिशें भी बढ़ने लगी थी और मामा जी भी हमारे घर आने जाने लगे थे। वो जब भी आते तो माँ और मामा जी कमरे में बैठ जाते और न जाने क्या बात करते रहते और मुझे कमरे से निकाल दिया करते थे। लेकिन मुझे यकीन था कि वो उनको भड़काने ही यहाँ आते हैं, क्योंकि माँ उनकी हर बात मानती थी। चाचा चाची हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमें किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो, जबकि माँ अंदर ही अंदर उनसे जलने कटने की कोशिश कर रही थी। मेरा कभी कभी दिल चाहता था कि मैं माँ को रोकूं कि उनके साथ इतनी दुश्मनी ना करो, मगर ऐसा नहीं कर पाई कि कहीं चाचा को सच का पता ना चल जाए और वो हमें घर से ही ना निकाल दें।
यूं ही कई महीने गुजर गए और माँ चाचा के लिए मीठा जहर बन गई। वो चाचा को चाची के खिलाफ भड़काती रहती और चाचा माँ को अपना समझकर चाची से लड़ाइयाँ करते। वो दोनों ऐसे लड़ा करते थे जैसे माँ और बाबा लड़ा करते थे। अब माँ चाचा को चाची के खिलाफ लड़ने में कोई भी मौका हाथ से न जाने देती। माँ चाचा से कहने लगी कि चाची और मामा जी एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि मैं जानती थी कि उनकी मिलीभगत है चाची को इस घर से निकलवाने की। जबकि चाचा इस वजह से माँ पर यकीन कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि हम उनके अपने हैं, तभी तो उन्होंने बगैर किसी डर के अपने भाई की गंदी नीयत का बता दिया था। एक दिन चाची किचन में चाय बना रही थी और मामा जी भी उनके पास खड़े बातें करते हंस रहे थे और चाचा ने देख लिया और वो गुस्से से चिल्लाए। तो चाची ने उनको सफाई पेश करने की कोशिश की। कहने लगी, मैं तो मोहित को अपना भाई समझती हूँ और वो भी मुझे अपनी बहन ही समझता है। जबकि मामा जी ने प्लान के मुताबिक कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और चाची एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। चाचा ये सुनकर दंग रह गए थे और उन्होंने अपनी सफाई पेश करने के लिए बौखलाते हुए माँ को बुलाया तो उन्होंने भी मामा जी की जुबान बोली। चाची जी ने गुस्से में चाची को तलाक के लिए बोल दिया और यूं ही इस जद्दोजहद में उनकी तलाक हो गई और फिर वो रोती हुई घर छोड़कर चली गई। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ और माँ और मामा जी पर गुस्सा भी बहुत आया कि उन्होंने किसी के एहसान के बदले में उनको कितना बड़ा गम दिया था। उसके कुछ दिन के बाद चाचा जी बीमार रहने लगे थे। यकीनन उनको चाची की बेवफाई ने मार डाला होगा। मैं चाचा से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे उनमें अपने बाबा की झलक नज़र आती थी तो कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं उनको सारी सच्चाई बता दूं, मगर पता नहीं क्या सोचकर मैं खामोश हो जाती। शायद दर बदर होने का ही डर था कि जिसने मेरी जुबान बंद रखी थी। कुछ महीने में ही चाचा बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगे और वो चारपाई से ही लग गए। माँ उन दिनों उनका बहुत ख्याल रखने लगी और मेरे माँ से सारे शिकवे दूर होने लगे क्योंकि उनके खुराक और दवाई का खास ख्याल रखती थी। उनके लिए वो तरह तरह के डॉक्टर के पास जाती। मैं भी अपनी जगह उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी क्योंकि मैं भी उनको खोना नहीं चाहती थी। माँ रोज मुझे चाचा के कमरे में सुला देती। मैं इनकार करती तो 100 का नोट पकड़ाकर मेरा मुंह बंद कर देती और मैं भी 100 का नोट पकड़कर चुप कर जाती और शर्म के मारे मुंह पर कपड़ा डालकर लेटी रहती। लेकिन एक रात माँ ने बेचैनी से 500 का नोट मेरे हाथ पर रखा और मुझे चाचा के कमरे में जाकर सोने को कहा। उस रात ना जाने क्यों मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आज चाचा जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैं कमरे से बाहर निकली। आंगन की दूसरी तरफ माँ का कमरा था और मुझे वहाँ से बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं थोड़ा कान लगाकर बातें सुनने लगी और ये देखकर दंग रह गई कि वहाँ मामा जी भी मौजूद थे। वो चाचा के मरने का इंतज़ार कर रहे थे और माँ कह रही थी कि वह कई महीनों से चाचा के खाने में जहर मिलाकर दे रही थी, जिसकी वजह से वो एकदम ही चारपाई से लग गए थे। माँ का ये रूप देखकर मैं दंग रह गई क्योंकि मुझे माँ से इस पत्थर दिल की उम्मीद नहीं थी। क्यों अपनों के साथ ये सब करेगी। मुझे अभी इस बात का एहसास हुआ कि माँ जो चाचा के खाने का इतना ख्याल रखती थी वो खाने में जहर मिलाने के लिए ये सब करती थी। मुझे इस बात का बहुत देर से पता चला, वरना शायद मैं कुछ कर ही लेती। मैं भागते हुए कमरे में आई तो चाचा आखिरी सांस ले रहे थे। ये देखकर मेरा दिल बंद हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे एक बार फिर से माँ और मामा जी से नफरत होने लगी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उनका ये खेल जाकर किसी थाने में खोल दूँ कि उन्होंने सारी जायदाद हथियाने के लिए ये सब कुछ किया। पहले चाचा का घर उजाड़ा और फिर उनको ही मार दिया। चाचा के स्वर्ग के कुछ दिन बाद ही माँ और मामा जी घर के कागजात ढूंढने लगे, मगर उनको ना मिले और उनके पास जमा पूंजी न होने के बराबर थी। उस दिन 2 दिन बाद चाची आई और उन्होंने बताया कि चाचा ने बहुत ही प्यार से घर उनके नाम कर दिया और उन्होंने तरस खाकर इस घर में रहने दिया था, मगर अब हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। माँ तो ये सुनकर हैरान रह गई और मामा जी तो ये सुनकर ही वहाँ से ऐसे गायब हो गए कि जैसे गधे के सर से सींग। और माँ को अब समझ आ गया था कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी थी। अपने लालच में उसने अपने सर से छत छीन ली।
अब हम सड़क पर आ गए थे और न जाने इस दुनिया में अब क्या और कब तक सहना होगा। माँ के लालच की सज़ा मिल गई और अब एक वक्त की रोटी को भी तरसने लगे थे और फुटपाथों पर सोना हमारा मुकद्दर बन गया था। कहानी अच्छी लगी हो तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों।